नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के बीजेपी सांसदों के साथ कामकाज का फीडबैक लिया। इस बैठक में सांसदों के परफॉर्मेंस पर भी चर्चा हुई, तो साथ ही कोरोना काल में सांसदों के योगदान की समीक्षा की गई। इसके अलावा जेपी नड्डा ने केंद्र की योजनाओं के प्रचार प्रसार पर रिपोर्ट ली। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शामिल हुए। पूनिया के साथ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के अलावा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और राजस्थान से जुड़े राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हुए। तो आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक संपन्न हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी अध्यक्षता की और इस बैठक में राजस्थान के तमाम बीजेपी सांसदों ने भाग लिया। कई पदाधिकारी भी शामिल हुए और पूरे कामकाज का फीडबैक लिया गया। इस बैठक में सांसदों के परफॉर्मेंस पर चर्चा की गई। हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, क्योंकि बीजेपी सांसद जो राजस्थान से आते हैं उन पर लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि जब कोरोना काल में जनता को जरूरत थी तो रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो या फिर ऑक्सीजन की बात हो, बीजेपी सांसदों ने केंद्र सरकार के सामने सवाल खड़े नहीं किए और ना मदद की मांग की। तो क्या इन आरोपों पर नड्डा की पाठशाला में चर्चा हुई आज? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए, साथ ही कांग्रेस पार्टी की जो खामियां हैं उसको उजागर किया जाए, चाहे राजस्थान की बात हो या दूसरे राज्यों की। राजस्थान में जिस तरह कोरोना संक्रमण काल के दौरान सरकार ने वहां पे वैक्सीन को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के और तमाम सुविधाओं को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और जनमानस में एक मैसेज देने की कोशिश की कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई फायदा नहीं मिल रहा है, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो उसको लेकर चर्चा की गई है कि जनमानस के अंदर जो एक नकारात्मक भाव कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया है उसको दूर करना बहुत जरूरी है 2023 के मद्देनजर। साथ ही सांसदों को मैसेज दिया गया है कि 2023 के साथ साथ जो 2024 पर फोकस रहना चाहिए। आप लोग जनमानस का विश्वास जीतिए, अपने संसदीय क्षेत्र का भ्रमण कीजिए, को वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, अगर कोई भ्रम में है या कोई इसको लेकर गलतफहमी फैला रहा है तो उसको कैसे सुलझाया जाए। साथ ही जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, क्या क्या सुविधा दी जा रही है, उसके बारे में तमाम जो जानकारियां हैं वह देना है। साथ ही दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी को लेकर के। तो देखा जाए तो इस बैठक में गुटबाजी को भी समाप्त करने की एक बड़ी कोशिश की गई है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे मौजूद रही, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद रहे, गुलाब चंद कटारिया मौजूद रहे, राजेंद्र राठौर मौजूद रहे। तो सभी लोग मौजूद है। तो एक बड़ी कोशिश की गई है गुटबाजी समाप्त करने को लेकर के और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। राजीव, आपने गुटबाजी की बात की है तो लगातार देखा जा रहा है कि पोस्टर्स वॉर चल रहा है। कई पोस्टर से राजे गायब हैं, कई पोस्टर से सतीश पूनिया गायब हैं। तो इस मुद्दे पर भी क्या चर्चा हुई इस बैठक में? कुल मिलाकर के देखा जाए तो पोस्टर पे चर्चा नहीं, लेकिन जो अंदर कला है, जो छुपी नहीं है, सभी लोग जानते हैं, उस पर पूर्ण विराम लगाने की पूरी कोशिश की गई है। और देखा जाए तो आने वाले समय में जिस तरह से भूपेंद्र यादव, जिनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, उनका जिस तरह से पार्टी में कद बढ़ा है, तो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है सब राजस्थान संगठन को लेकर के जो पार्टी के अंदर जो गलत गतिविधियां हैं, जो गुटबाजी है, उसको पूर्ण विराम लगाएं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने संचालन किया, सबको आमंत्रित किया और सभी लोग यहाँ पे पहुंचे, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो या वसुंधरा राजे हो, माथुर हो या अर्जुन राम मेघवाल हो, सभी लोग पहुंचे। तो कहा जा सकता है कि आने वाले समय में गुटबाजी समाप्त करने की जिम्मेदारी भूपेंद्र यादव को दी जा सकती है। 2023 में चुनाव है राजस्थान में, तो ऐसे में क्या लगता है अभी से ही चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं? क्योंकि देखा जा रहा है लगातार कांग्रेस की बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं, दिल्ली से मंत्री पहुंच रहे हैं, राजस्थान जयपुर पहुंच रहे हैं और मीटिंग्स ले रहे हैं। तो क्या बीजेपी ये समझ चुकी है कि अभी से तैयारी शुरू कर दी जाए?
बिल्कुल इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। 2023 में विधानसभा चुनाव है और 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो बीजेपी अभी से फोकस बनाई हुई है। साथ ही जो राजनीतिक हालात हैं राजस्थान के, जिस तरह से मुख्यमंत्री इस समय नाराज चल रहे हैं, कांग्रेस के तमाम नेता उनको मनाने जा रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद चल रही है, सचिन पायलट नाराज हैं, तो इन तमाम बिंदुओं पर भी भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार नजर बनाए हुए हैं कि कभी भी कुछ डेवलपमेंट होता है तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उसको कवर करेगी, हासिल करेगी, अपने फेवर में करेगी। शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि नड्डा की पाठशाला में राजस्थान के तमाम सांसद मौजूद रहे, कई जनाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान तमाम मुद्दों पर मंथन किया गया। आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, दिल्ली से ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बैठक के बाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें राजस्थान के तमाम नेताओं ने भाग लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बैठक की अध्यक्षता की और तमाम मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें कामकाज की समीक्षा की गई, साथ ही आगे की रणनीति पर भी ध्यान दिया गया। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कई मंत्री मौजूद हैं। सतीश पूनिया इस बैठक में शामिल हुए थे, तो वहीं वसुंधरा राजे आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तमाम मंत्री अब बैठक के बाद बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शामिल हुए। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया रहे, उप नेता प्रतिपक्ष रहे, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के अलावा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और राजस्थान से जुड़े राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल। उनके क्षेत्र में संगठन के काम को लिए जो हमने 3 बना रखे हैं कि हमारा सशक्त मंडल हो, सक्रिय बूथ हो और पन्ना प्रमुख हो, उसकी रचना जो तैयार करनी है उसके बारे में सबको टास्क दिया। और जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं वो नीचे मंडल तक और मंडल से नीचे तक ले जाने के लिए आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में, मतलब 2023 पे फोकस रहेगा पूरी तरह से। मैं सोचता हूं कि पर्पस तो एक ही है कि संगठन सशक्त बने, संगठन मजबूत बने और हमारा जो पार्टी का लक्ष्य है 3 काम करने का, मंडल जो है वो सशक्त हो, सक्रिय हमारा बूथ हो और पन्ना प्रमुख की रचना जो हमको करनी है वो उसको करनी है। कल से पार्टी की ये तो कह रहा है। चलो ओके मैम राजस्थान में कैबिनेट को लेकर कैबिनेट हाँ यस जावेद यू डिड इन अ फ्यू डेज नमस्कार जी। ये बहुत अच्छा प्रेसिडेंट मार्च का आजकल आपके नीचे करना ही नहीं खाए मैम। सचिन पायलट और अशोक। कुल मिलाकर संगठनात्मक सशक्तिकरण को लेकर यह बैठक हुई, ऐसा कहा जा रहा है बीजेपी सांसदों की ओर से। आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वसुंधरा राजे बैठक के बाद। पहुंचाना केंद्र की योजनाओं को नहीं आप चिंता मत करो, आप वो सब हो गया जो। तो दिल्ली में नड्डा की पाठशाला खत्म हुई और इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। तमाम नेता इस बैठक में पहुंचे थे। रोटी खाने के बाद कोई बोलते हैं क्या? पहले भी नहीं सर कुछ अब भूखे कोई बोला जाता है क्या यार? छोड़ा, ये आज बोलने वाले बहुत बड़े बड़े क्या कुछ आप बैठक में आ रहे, भोजन बहुत अच्छा था। हालांकि बीजेपी के नेता कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। जिन्होंने बोला उन्होंने यही कहा कि संगठनात्मक सशक्तिकरण को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये बैठक ली और इसमें तमाम बीजेपी सांसद और मंत्री मौजूद रहे।
तो वहीं वल्लभनगर और धरियावाद सीट का उपचुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। दोनों सीटों के लिए बनी कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज अहम बैठक हुई, जिसमें केंद्र सरकार पर हमलावर रुख अपनाने के साथ भगवान राम पर गुलाब चंद कटारिया की टिप्पणी को लेकर बीजेपी को घेरने पर सहमति बनी। ये रिपोर्ट देखिए। राम भरोसे विधानसभा उपचुनाव का वार। भगवान राम के मामले में जो बीजेपी राजनीति करने की कोशिश करती है, अब तो भगवान राम से अपने आप को बड़ा बताने लग गई। इसलिए बीजेपी का तो भगवान मालिक है, अब तो राम ही इनका इलाज करेंगे। उपचुनाव के लिए कांग्रेस का प्लान तैयार। महंगाई का मुद्दा, केंद्र सरकार महंगाई कम नहीं कर पाई, अपनी घोषणा के बावजूद भी ये बहुत प्रमुख मुद्दा है जिसको जनता में आक्रोश है। 25 में से 25 सांसद दिए जाने के बावजूद भी एक फूटी कोड़ी केंद्र से वो लोग बाग नहीं ले पाए। प्रदेश की वल्लभनगर और धारियावाद सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों की रणनीतियां तैयार होने लगी हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस इन दोनों सीटों पर अपना कब्जा जमाने की रणनीति तैयार कर रही है। इसके लिए पार्टी ने दोनों सीटों पर 7 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित की है। इन कमेटियों की पहली बैठक पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें उपचुनाव जीतने की रूपरेखा और रणनीति पर मंथन किया गया। उनमें जो सरकार की अच्छी योजनाएं हैं उसको कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुँचाएँ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो चाहे दूसरी हो, और कार्यकर्ता संगठन और सत्ता के लोग दोनों समन्वय के साथ में कैसे वहाँ पर प्रचार प्रसार करें। हमेशा एक कहावत है कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा सकती है। वहाँ पर समस्त कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा तो एक अनइमेजिनेबल मार्जिन आया। ये दोनों जो चुनाव हैं, चाहे वो वल्लभनगर हो चाहे दरियावद हो, कांग्रेस पार्टी के सब नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से इसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। निश्चित रूप से एकता है, आपने बाई इलेक्शंस में देखी। वहीं उपचुनाव से पहले भगवान राम को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस में घमासान मचा है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की भगवान राम को लेकर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस हमलावर है। तो वो ये कह रहे हैं कि राम को, श्री राम को, भगवान को भी पहचान बीजेपी ने दिलवाई है। बीजेपी नहीं होती तो श्री राम समुद्र में होते। विकास की बात करने की आवश्यकता नहीं है, सड़क की बातें करने की आवश्यकता नहीं है, केवल धर्म की बातें करो और धर्म के आधार पे लोगों को बांट करके वोट लेने की बातें करो। जिस बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये बोल रहे हो कि भगवान राम को पहचान हमने दिलाई है, भगवान राम ने दुनिया को पहचान दिलाई है। भगवान राम के नाम से तो पत्थर तैर गए थे। आज बीजेपी के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि यदि बीजेपी नहीं होती और हम नेता लोग नहीं होते बीजेपी के, तो भगवान राम तो है ना जो समुद्र में होते। शर्म आनी चाहिए, उनको बताना चाहिए वो भगवान राम के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। बीजेपी की स्थापना को कितने साल में बताएं बीजेपी। कांग्रेस दावा कर रही है कि राज्य सरकार के कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद किए गए विकास कार्यों के चलते पार्टी उपचुनाव में जीत हासिल करेगी, लेकिन इसके साथ ही पार्टी राम मंदिर और भगवान राम पर टिप्पणी जैसे मसले को लेकर भी चल रही है। पार्टी को उम्मीद है कि इन मुद्दों पर बीजेपी को घेरने से उपचुनाव में उसका भला हो सकता है। दिनेश शर्मा, न्यूज 18, जयपुर। और अब बात पंचायती राज चुनाव की। राज्य निर्वाचन आयोग ने करीब 1.5 साल से लंबित चल रहे 12 जिलों के जिला परिषद और पंचायती समितियों में से 6 जिलों में चुनाव का ऐलान कर दिया है, जिसमें भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही में चुनाव के कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। इसके साथ ही इन जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मतदान 3 चरणों में ईवीएम से होंगे। पहले चरण के लिए 26 अगस्त को मतदान होगा, दूसरे चरण के लिए 29 अगस्त और तीसरे चरण के लिए 1 सितंबर को मतदान होना है। 4 सितंबर को मतगणना होगी और मतदान का समय सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रखा गया है। 11 अगस्त को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त है। 17 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 18 अगस्त दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे। आयोग की ओर से मतदान के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के सारे इंतजाम किए जाएंगे। इसके लिए कुल 10,604 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे और हर मतदान केंद्र पर 1,000 मतदाताओं की संख्या ही होगी।
6 सितंबर को जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव होगा, जबकि 7 सितंबर को उप जिला प्रमुख और उप प्रधान का चुनाव होना है। के अनुसार इन जिलों में चुनाव 3 चरणों में होगा। 3 चरणों में प्रथम चरण के लिए चुनाव 26 अगस्त को होगा, दूसरे चरण के लिए चुनाव 29 अगस्त को होगा और तीसरे चरण के लिए चुनाव 1 सितंबर को होगा तथा मतगणना 4 सितंबर को करवाई जाएगी। 6 और 7 को जिला प्रमुख, प्रधान तथा 7 को उप प्रधान और उप प्रमुख के चुनाव करवाए जाएंगे। ये चुनाव कोविड की जो गाइडलाइन है भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है और उसी के अनुरूप राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी गाइडलाइन तैयार की गई है। सीएम गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जमीनी स्तर पर उतारने में सफल रहा। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना हो या फिर पालनहार योजना, 33 जिलों में 21 जिलों की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही और उन्हें A+ ग्रेड मिला है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में नागौर पहले स्थान पर रहा, जबकि चूरू का प्रदर्शन औसतन है। प्रमुख शासन सचिव ने औसत वाले जिलों को परफॉर्मेंस सुधारने के निर्देश दिए हैं। सरकार की टॉप 10 योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है या नहीं, इसका हां या ना में लाभार्थियों से जवाब लिया गया था। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है और वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सफाई कर्मचारियों को लेकर जयपुर ग्रेटर नगर निगम के रवैये से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। आयोग की सदस्य अंजना पवार ने ग्रेटर निगम की बैठक में सफाई कर्मचारियों के लंबित कई मामलों पर सवाल उठाए और व्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर उन्होंने जल्द रिव्यू करने की बात भी कही। बैठक में जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा और ग्रेटर निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और अपनी मांगे रखी। करोड़ हमने उन सफाई कर्मचारियों को पीएफ दे दिया है, 5 करोड़ समथिंग ग्रेजुएटी दे दी है। ये उनकी लंबी मांग थी और आप देखिए कांग्रेस गवर्नमेंट हमेशा सफाई कर्मचारियों के साथ रही है। जिस प्रकार कोरोना काल में सफाई कर्मचारियों ने काम किया है, जयपुर के स्तंभ है सफाई कर्मचारी, उनकी मांग जायज़ थी और उनके साथ हमने शिथिलता दिखाकर सारे आदेश जारी कर दिया, कुछ का आश्वासन दे दिया है कि ये जल्दी ही पूरे कर दिए जाएंगे। निगम ने आदेश निकाला है, डीएलबी ने भी इसमें आदेश निकाला है कि किसी भी सफाई कर्मचारी को और किसी जगह काम पर नहीं लगाया जाएगा। सफाई के काम की प्राथमिकता वहीं उसको लगाया जाए। श्रेष्ठ काम करने वाले, सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले सफाई कर्मचारी को पुरस्कृत करने का भी नगर निगम में एक प्रावधान हो, इसके लिए पुरस्कार की घोषणा हो, जिससे लोगों को अच्छा काम करने के लिए और अधिक मोटिवेशन मिल सके। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।